हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम पोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो कवर करने जा रहे हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है वो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, एनसीएपी। इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। एंड इसके अंदर क्या है, पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है एयर पॉल्यूशन को, जिसके लिए क्या है, सिटी स्पेसिफिक प्लान बनाए गए हैं। ठीक है, इसको 132 सिटीज में लॉन्च किया गया था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को, जिसमें से 123 सिटीज में जो पोल्यूशन था वो कम नहीं हुआ था, इसलिए उनको बोला गया था नॉन अटेनमेंट सिटीज। एंड इसके अंदर 132 सिटीज में 8 ऐसे सिटीज थे जिनमें पॉपुलेशन कितने ज्यादा थी, 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन वाले 8 सिटीज थे। ठीक है, तो उन 8 सिटीज को ग्रांट दी गई थी, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट। उन्होंने कैसे कैसे काम किया था पोल्यूशन से रिलेटेड, उनको दी गई परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट बाय, जो कि 15 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड की थी तो मिलियन प्लस सिटीज वालों को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जो अभी क्या है, जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उनका जो कंसंट्रेशन है उनको रिड्यूस करने का टारगेट पहले 25 से 30% था, अभी कितना कर दिया गया है, 40% टारगेट कर दिया गया है। 40% पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM10 एंड PM2.5 को रिड्यूस करना है बाय 2026 तक। तो 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर कितना रिड्यूस करना है, 40%। ठीक है, एंड इसके लिए बेस ईयर क्या है, 2017 में जितना था उसका क्या है, 40% कम करना है बाय 2026 में। ठीक है, तो इसके लिए बेस ईयर 2017 माना गया है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स जो लिए जाते हैं सिटीज में, उनको मॉनिटरिंग करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल का नाम क्या है, प्राणा पोर्टल है, प्राण पोर्टल। ठीक है, तो प्राण वायु से प्राणा पोर्टल। ठीक है, इसके अंदर सर्वे करवाया जाता है जिसका नाम रखा गया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वो कंडक्ट कराती है। इसमें सिटी क्या है, सेल्फ असेसमेंट करते हैं, अपना सिटी सेल्फ असेसमेंट करते हैं, फिर उसके बाद में थर्ड पार्टी से उनको वेरीफाई कराया जाता है। तो जो टॉप 3 होंगे, जो टॉप 3 सिटीज आते हैं उनको क्या है, केस अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर में। अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो नॉर्म्स फॉर टीपीपी, थर्मल पावर प्लांट्स के लिए। जो 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट थी, उसने कुछ नॉर्म्स रिलीज किए थे जो पोल्यूशन हो रहा है थर्मल पावर प्लांट से, उसको रेगुलेट करने के लिए। तो इससे 2015 में इनको लॉन्च किया गया था, अभी तक इनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है इनके द्वारा। एंड ये डेडलाइन एक्सटेंड कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा बार बार, तो इसलिए 2 साल अभी और एक्सटेंड कर दी गई थी इनकी गाइडलाइन। तो कौन किस किस के लिए है, पार्टिकुलेट मैटर है, SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मरकरी एंड वाटर यूज, इन सभी के लिए नॉर्म्स रिलीज किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो थर्मल पावर प्लांट है उनके लिए, तो कोल थर्मल पावर प्लांट है, जो एयर के अंदर जो हाफ SO2 होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, वो क्या है, आधी है, वो कहां से आ रही है, कोल थर्मल पावर प्लांट से आ रही है। 1/3 नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो यहीं से आती है, कोल थर्मल पावर प्लांट से। देन 20% जो पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन होता है वो कोल थर्मल पावर प्लांट से होता है। इसके लिए क्या है, जो SO2 के लिए अभी नॉर्म्स रिलीज किए गए थे, एंड उनमें क्या है, उनको सिटीज को इसने 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो इन नॉर्म्स के आधार पर इनको 3 कैटेगरीज में सिटी को डिवाइड किया गया है, A कैटेगरी, B कैटेगरी एंड C कैटेगरी। A कैटेगरी में कौन से सिटीज आएंगे, जो कि विद इन 10 किलोमीटर है, NCR के 10 किलोमीटर में है, प्लस जिनकी पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से ज्यादा है। ठीक है, इनको क्या है, 2024 तक जो SO2 के लिए इनको जो नॉर्म्स दिए गए हैं उनको इंप्लीमेंट करना है। ऐसे थर्मल पावर प्लांट जो विद इन 10 किलोमीटर आते हैं NCR के, प्लस जिनकी पॉपुलेशन है मिलियन प्लस से ज्यादा, उनको 2024 में इंप्लीमेंट करने हैं। बी में कौन सा आते हैं, बी में वो आते हैं जो कि 10 किलोमीटर के अंदर में ही है, परंतु उनकी पॉपुलेशन है वो थोड़ी कम है। सी में कौन से आते हैं, सी में जो बच गए जो पूरे देश में, ठीक है, उनको कब तक इंप्लीमेंट करने हैं, ये 2026 तक उनको इंप्लीमेंट करने हैं, 2026 तक SO2 से। ठीक है, तो SO2 को रिमूव करने के लिए क्या है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं, उसके बारे में अब आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसको ये स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई है, इसके लिए एक्ट लाया गया था 2021 में। ठीक है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये किसका है, ये मैनेज करेगा जो NCR रीजन में जितने भी स्टेट्स आते हैं, दिल्ली है, हरियाणा है, जो भी है, राजस्थान है वगैरह है, राजस्थान, यूपी, उनमें क्या है, एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए इसको लाया गया है, इस कमीशन को बनाया गया है। ठीक है, तो ये कोई डिसीजन देगा तो इससे अपील लाई करेगी NGT में। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, मॉनिटर करेगा पोल्यूशन को,
एयर पोल्यूशन को प्लानिंग करेगा, एक्टिविटीज उसको कैसे कम करना है, एंड उसमें के लिए R&D करेगा, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका जो चेयरमैन होगा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का, उसके लिए क्या कंडीशन होगी, उसके पास कम से कम 15 ईयर में इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्सपीरियंस हो, इन्वायरमेंट रिलेटेड सेक्टर में काम किया होना चाहिए उसने, या फिर 25 साल तक उसको क्या हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो। तो एडमिन का एक्सपीरियंस 25 साल का है, या फिर इन्वायरमेंट रिलेटेड वर्क में 15 साल का जिसका एक्सपीरियंस है, वो उसका कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का चेयरपर्सन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये इंप्लीमेंट करती है ग्रेप को, ग्रेडिड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है, उसको इंप्लीमेंट करती है। तो ग्रेडिड रेस्पॉन्स प्लान पहले बनाया गया था ईपीसी के द्वारा, एंड जो ईपीसी को डिसमेंटल करके ये बॉडी नई बॉडी बनाई गई है अभी, CAQM, ठीक है। दैन ये इसका जो ग्रेडिड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या होता है, इसमें क्या जैसे जैसे दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है उसके लिए क्या क्या स्टेप लेने हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, वो इसमें बताया गया है कि ग्रेडिड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान में, ठीक है। ये दिल्ली NCR में पोल्यूशन को टैकल करने के लिए है। तो उसमें नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू निकाली जाती है, उस पर जो वैल्यू आती है उसके आधार पर इनमें 4 कैटेगरीज 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो वैल्यू आ रही है वो 201 से 300 के बीच में आ रही है, तब ये बोला जाता है कि एयर क्वालिटी इज वेरी पुअर है। यदि इसकी वैल्यू क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की 301 से 400 के बीच में आ रही है, तब वो वेरी पुअर एयर बन जाएगी। देन 400 से लेके 450 के बीच में आ रही है, तब क्या है, वो सीवियर हो जाएगी। और सीवियर प्लस कब माना जाएगा, जब मोर देन 450 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू चली जाए, ठीक है। तो उसमें क्या है, जैसे जैसे ये सीवियर की तरफ जाएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो डिफरेंट स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे कि ओडी में लागू कर दिया जाता है, इंडस्ट्री बंद कर दी जाती है, 4 व्हीलर्स डीजल वगैरह व्हीकल बंद कर दिए जाते हैं। तो सीवियर प्लस आता है तब इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाता है, सीवियर प्लस में इंडस्ट्री को 4 व्हीकल को बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज पूसा बायोडिकम्पोजर। तो जो नॉर्दर्न इंडिया में जो पोल्यूशन हो रहा है वो स्टबल बर्निंग के कारण होता है, एंड जो लेफ्ट ओवर राइस होता है उसको स्टबल कहा जाता है, उसको फिर किसान वो जला देते हैं, ठीक है, पराली को। एंड ये स्टबल उसको टैकल करने के लिए पूसा बायोडिकम्पोजर बनाया गया है, इसके द्वारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, उसने पूसा बायोडिकम्पोजर बनाया है, जो कि स्टबल जो बच जाती है राइस के, उसको क्या है, ये मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है 15 से 20 दिन में। यदि उसको छिड़क दिया जाता है तब ये 15 से 20 दिन में स्टबल को मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है। एंड ये बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें, इस सॉल्यूशन में क्या होते हैं, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्टबल को मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। हैप्पी सीडर है वो इसी से रिलेटेड था, स्टबल से। देन एक स्कीम भी चलाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, तो हैप्पी सीडर में वो काट देता है उसको। इसका जो स्टबल का है वो पैलेटाइजेशन भी किया जाता है। तो पैलेटाइजेशन क्या होता है, वो पैलेट्स बना लेते हैं, फिर उसको क्या है, वो थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं। नेक्स्ट है WHO ने कुछ एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या डेटाबेस रिलीज किया था अभी रिसेंटली नया। तो उसके अनुसार क्या है, कौन सा पोल्यूटेंट कितना होगा, तब उसकी कितनी कंसंट्रेशन है वो सेफ मानी जाएगी। 24 आवर्स में हम बात कर रहे हैं इसमें। यदि PM 2.5 की हम देखें तो माइक्रोग्राम PM 2.5 है वो 15 माइक्रोग्राम 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब उससे कंसंट्रेशन है, उससे कम है तो वो सेफ माना जाएगा। PM 10 है वो 45 माइक्रोग्राम पर मीटर के क्यूब से होगा तब वो सेफ माना जाएगा। ओजोन है वो उसकी कंसंट्रेशन 8 आवर्स में कितनी है, वो 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से नीचे रहनी चाहिए, इसको 8 आवर में मेजर किया जाता है। देन ओजोन को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, डॉप्सन भी होती है, एक और होती है। देन NO2 को मेजर करते हैं, NO2 की कितना होना चाहिए 25, SO2 का 40, ठीक है। इसको एक बार देख लो आप, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट इज नेशनल NARFI, ये क्या है, नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु में लोकेटेड है, उसने डेवलप किया है। एंड इसमें क्या है, ये गाइड है, ठीक है, तो गाइड टू डेटा। तो ये बताता है कि जो फ्रेमवर्क है ये, उसमें कैसा कैसा किस तरह से डाटा कलेक्ट करना है, कौन सी प्रोसेस के द्वारा डाटा कलेक्ट करना है, वो उसमें बताया गया है। तो ये हमें हेल्प करेगा डेटा ड्रिवन पॉलिसी बनाने में इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया इज डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु। नेक्स्ट टॉपिक इज भारत स्टेज नॉर्म। तो भारत स्टेज नॉर्म है वो क्या है, वैक्यूलर इमिशन है, एंड जो पेट्रोल है डीजल है उनका क्या है, उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो दीज आर बेस्ड अपॉन यूरोपियन स्टैंडर्ड से बेस्ड है। इनको इंडिया में लागू किया गया था मैसेल्कर कमेटी की रिकमेंडेशन पे। एंड इसको कौन इंप्लीमेंट करता है, CPCP सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो इंप्लीमेंट करता है, उसके द्वारा ये डिजाइन भी किए गए हैं, डेवलप भी किए हैं। तो भारत स्टेज 1 नॉर्म्स है वो 2000 में इंडिया में आते हैं। अप्रैल 2020 से भारत स्टेज
6 जो नॉर्म्स हैं वो मैंडेटरी कर दिए गए हैं। भारत स्टेज नॉर्म 6 मैंडेटरी कर दिए गए हैं अप्रैल 2020 से, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि पीएम 2.5 हमने क्या है BS जो स्टैंडर्ड फिफ्थ होते हैं उसको स्किप किया है। BS4 से हम सीधा का सीधा इंप्लीमेंट कर रहे हैं BS6, ठीक है। तो BS4 और BS6 में क्या डिफरेंस है? BS4 में क्या है, जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होती है उसमें कितनी कंसंट्रेशन होती है, 120 माइक्रोग्राम पर मीटर की क्यूब होती है उसमें। तो उसमें BS6 में कितना चाहिए होता है, वो 20 से 40 माइक्रोग्राम पर मीटर की क्यूब, यानी कि जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का है वो लेवल बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो 120 से कितना हो गया, 20 से 40 के बीच में हो गया है, तो यानी कि 16 से 13 के बीच में हो गया है। सल्फर का देखेंगे तो सल्फर क्या है, BS4 में कितना एमिशन अलाउ किया गया है, वो 50 ppm का अलाउ किया गया है, पार्ट्स पर मिलियन। एंड जो बेजल 6 में कितना का किया गया है, 10 का किया गया है। तो यहां से कितना है, 1/5 का रिडक्शन हो रहा है सल्फर का। इसके अलावा नाइट्रोजन का NOx का भी क्या है, यहाँ पे इमिशन 1/3 के करीब वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये माइक्रोग्राम पर मीटर की क्यूब में ये क्वांटिटी दी गई है। सल्फर का कितना है, 10। BS6 में कितना है, हो सकता है 10 ppm हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है रिफाइनरीज है उनको उस ग्रेड का BS4 लेवल का क्या है, उनको डीजल और पेट्रोल भी बनाना पड़ता है। उसके अलावा जो कार्स होती हैं, कार ऑटोमोबाइल है, उनको भी क्या है इस लेवल पे टेक्नोलॉजी को उनको भी अपग्रेड करना पड़ता है, ठीक है। एंड बेजल ये भारत स्टेज नॉर्म 6 है, उसमें क्या है, रियल ड्राइविंग इमेजन सिस्टम लागू कर दिया गया है। रियल ड्राइविंग जिसमें क्या है, रियल टाइम में कितना इमेजन करती है आपकी गाड़ी है, वो कितना धुआं फेंक रही है, या फिर वो उसमें चेक करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड कितना वो निकाल रही है। तो इसमें रियल ड्राइविंग इमेजन बनाए गए हैं। तो इसके लिए स्पीड भी है एक, वो स्पीड आप मेरे को बताओगे कितनी स्पीड पे इनको लिया गया है। देन कार है, उनको मैन्युफैक्चर करते हैं जो भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज 6 में जाते हैं। तो उनको कार में क्या है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना पड़ता है। जैसे उनमें डीजल वाली कार है तो उसमें डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर लगाना पड़ेगा। देन सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम लगाना पड़ेगा जो कि सल्फर डाइऑक्साइड के लिए होता है, ठीक है। देन उनमें LNT होता है, तो नाइट्रोजन NOx को ऑब्जर्व करने के लिए एक LNT NOx ऑब्जर्वर भी लगाना पड़ता है। इसके बारे में आप अलग से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर लगाया जाएगा। तो ये 3 टेक्नोलॉजी इसमें ऐड करनी पड़ती है कार मैन्युफैक्चरर को। देन नेक्स्ट इज ट्रम स्टेज 4 इमिशन नॉर्म। क्या होता है ट्रम स्टेज 4 इमिशन नॉर्म? ये क्या है, भारत स्टेज इमिशन नॉर्म्स है, उन्हीं का पार्ट है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, ये ट्रैक्टर के लिए एप्लीकेबल है। ये ट्रैक्टर, T से ट्रम, T से ट्रैक्टर, ठीक है। तो ये ट्रैक्टर के लिए एप्लीकेबल है ट्रम स्टेज 4 इमिशन। एंड कौन से ट्रैक्टर के लिए है, जिनकी जो हॉर्स पावर है वो 50 हॉर्स पावर से ज्यादा होगा, जिनका इंजन है उनकी कैपेसिटी है वो 50 हॉर्स पावर से ज्यादा होगी, तब उसके लिए एप्लीकेबल होगा ट्रम स्टेज इंजन 4, ठीक है। एंड ये 2024 से इसको लागू किया जाएगा, 5th वाला इसमें टर्म वाले में। नेक्स्ट इज पैलेटाइजेशन। पैलेटाइजेशन में हमने देखा था, क्या देखा था, जो स्टबल्स होती है उसको क्या है, पैलेट्स बना दिए जाते हैं। श्रेडिंग, ड्राइंग एंड ग्राइंडिंग के द्वारा पैलेट्स बना दिए जाते हैं, फिर उनको क्या है थर्मल पावर प्लांट में यूज कर लेते हैं एज ए फ्यूल। टोरिफिकेशन क्या होती है, टोरिफिकेशन क्या होती है, टोरिफिकेशन में थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक बायोमास, जो स्टेबल बन जाता है उसको थर्मल यानी कि टेम्परेचर में उनको क्या है डिग्रेड किया जाता है। इसके लिए क्या होता है, टोरिफिकेशन का रिएक्टर होता है हाई टेम्परेचर वाला, उसमें ऑर्गेनिक बायोमास को डिकम्पोज कर देते हैं वो लोग, जो वाटर उसका लेवल कम कर दिया जाता है। तो पेडी स्ट्रॉ है, उसको क्या है या तो हम पेडलेट बना सकते हैं या फिर उसको टोरिफाई किया जा सकता है रिएक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है ग्रीन क्रैकर से। तो ग्रीन क्रैकर्स क्या हो, ग्रीन क्रैकर को ग्रीन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये 30% लेस है वो पोल्यूशन करते हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्रैकर में। इनका जो नॉइज पोल्यूशन होता है वो भी कम होता है। तो ग्रीन क्रैकर व डेवलप बाय CSIR नीरी के द्वारा इनको डेवलप किया गया है। एंड इनको सर्टिफाई कौन करता है कि ये ग्रीन है, वो सर्टिफाई करता है पेसो। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में, ठीक है। तो 3 तरह के ये है ग्रीन क्रैकर्स हैं, स्वास, स्टार एंड सफल, ठीक है। तो स्वास बोला जाता है सेफ वाटर रिलीज, ये वाटर को रिलीज करता है, ठीक है, सेफ वाटर रिलीज। स्टार क्या होता है, सेफ थर्माइट क्रैकर होता है। एंड सफल क्या होता है, सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम, तो इसमें जो मिनिमम एल्यूमिनियम होता है वो सफल होता है, ठीक है। देन ये एब्जॉर्ब करते हैं, डस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड दे डू नॉट कंटेन बेरियम नाइट्रेट, नहीं होता है इसमें, आर्सेनिक नहीं होता है, मरकरी नहीं होता है। तो ग्रीन क्रैकर में बेरियम नाइट्रेट नहीं होता है एंड आर्सेनिक, मरकरी भी नहीं होता है, स्ट्रोंटिनियम भी नहीं होता है इनमें। ग्रीन कलर वगैरह का यूज करने के लिए स्ट्रोंटिनियम वगैरह हैवी मेटल यूज किए जाते हैं जो कि हाईली पॉइजनस होते हैं। एंड इनमें क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, बेरियम नाइट्रेट तो नहीं होता है,
परंतु इसमें क्या है, पोटाशियम नाइट्रेट होता है। उसके अलावा और भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेथ लाइफ कंपेनियन। ब्रेथ लाइफ कंपेनियन लॉन्च किया गया था, कंपेन ये इसको लॉन्च किया गया था मेजर सिटीज में। जो है एयर क्वालिटी है वो अच्छी हो, क्वालिटी की हो, ताकि हम अच्छे से सांस ले सके, ब्रेथ कर सके। तो एयर पॉल्यूशन को 2030 तक अच्छी क्वालिटी का बनाना है, इसका एम है। एंड इसको 2016 में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, WHO के द्वारा, प्लस यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, प्लस क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिएशन के द्वारा इसको मिलकर लॉन्च किया गया था। ब्रेथ लाइफ कैंपेन बाय WHO, UNEP प्लस क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिएशन। इसमें क्या है, सिटीज का एक नेटवर्क बनाया जाएगा, जहां पे क्या है, जो है बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर किया जाएगा, यानी कि नॉलेज शेयरिंग की जाएगी इसमें अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। नेशनल एयर क्वालिटी को इंडिया में कौन मॉनिटर करता है, CPCB मॉनिटर करता है। उसने 132 सिटीज में हमने देखा है कि वो CPC नॉन अटेंड टोटल में लागू किया गया है NCAP। देन उसके लिए क्या है, उनको मॉनिटर करने के लिए सिटीज में ये क्या है, ये स्टेशन पे इंस्टॉल कर रखे हैं, 500 से ज्यादा में कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड भी बनाए गए हैं, किसके द्वारा, CPCB के द्वारा डेवलप किए गए हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो इसके अंदर क्या है, 12 जो है पोल्यूटेंट्स है उनका इसमें इंक्लूड किया गया है। 12 कौन कौन से आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। NO2 आती है इसमें, नाइट्रस ऑक्साइड, देन SO2 इज देयर, ओजोन इज देयर, लेड इज देयर, NH3 इज देयर, बेंजीन इज देयर, बेंजोपायरीन इसका हिस्सा है, आर्सेनिक भी होता है, निकल, आर्सेनिक निकल हेवी मेटल दोनों, PM10 PM2.5। ये 12 कौन कौन से होते हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में, ये आपको याद होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, SO2, ओजोन, लेड, अमोनिया, बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक, निकल, PM10 एंड PM2.5। देन एक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से होते हैं, PM2.5, PM10, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन एंड NH3, ठीक है। इसके अलावा शायद एक और होता है, इसमें देखना पड़ेगा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में। देन दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा, ये पूछा भी गया है एक बार, कौन कौन सा पार्ट है इसका, ठीक है। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में PM2.5, PM10, NO2, SO2, CO, ओजोन, NH3 और एक और होता है, इसमें 8 होते हैं, इसमें 4 ये नहीं होते हैं, बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक एंड निकल, ये इसका हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी वाले होते हैं इसमें। देन क्लीन एयर फॉर ऑल मिशन। क्लीन एयर फॉर ऑल मिशन किसके लिए लॉन्च, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किया गया था। PM10 एंड PM2.5 की कंसंट्रेशन को 35 से 40% कम करना है, इसका एम क्या है 2025-26 तक। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर हमने कितना देख लिया है, 40% कम करना है बाय 2026 तक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल एंड व्हीकल। तो ये जो है पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल एंड व्हीकल लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च की गई थी। एंड इसमें क्या है, इसका जो मेन मकसद क्या था, क्लीन फ्यूल्स हैं, जो कि फ्यूल पेट्रोल में पहले क्या है, लेड का मिश्रण किया जाता था, लेड को मिलाया जाता था। लेड की जो है एंटी डॉकिंग प्रॉपर्टी होती है, प्लस जिसके कारण क्या है, फ्यूल मोर एफिशिएंट बन जाता है, वो जल्दी से इग्नाइट होना शुरू कर देता है, ज्यादा एफिशिएंट भी बन जाता है। तो अल्जीरिया अभी ऐसा लास्ट कंट्री बन गया है जिसने क्या है, लेडेड पेट्रोल को फेज आउट कर दिया है, लेडेड पेट्रोल का यूज करना बंद कर दिया है, लेड को मिलाना। तो लेड का हार्मफुल इंपैक्ट होते हैं। तो इंडिया ने 2000 में बंद कर दिया था, 2002 में, 2002 या 2002 में बंद कर दिया था लेड पेट्रोल को। लेडेड पेट्रोल में क्या होता है, लेडेड पेट्रोल यानी कि लेड मिक्सचर होता है, जिसमें टेट्राएथाइल लेड या फिर ऑर्गेनिक लेड है, वो उसको पेट्रोल में मिक्स किया जाता है लेडेड पेट्रोल में। इट इज एडिड इन पेट्रोल, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी लेडेड की। देन इंप्रूव करता है, ये इंजन की परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करता है लेडेड पेट्रोल, लेड मिक्स करने पे, इसलिए उसको ऐड किया जाता है, परंतु उसका हार्मफुल इंपैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज UN वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर। यूनाइटेड नेशन जो समिट हुआ था, एक समिट हुआ था वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर 2022, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका जो एम क्या है, जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसका ध्यान लेके जाना है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की तरफ। तो ग्राउंड वाटर हमारा है वो डिप्लीट हो रहा है, तो उसका ध्यान किसका है, इसकी तरफ अट्रैक्ट करना है। UN वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर 2022, तो ये कहां पे कंक्लूड किया गया था 2022 वाला, पेरिस में इसको ये हुआ था। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, यूनाइटेड नेशन वाटर समिट। तो इसको ध्यान से देखिए, ये UN वाटर समिट है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था UN वाटर के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, प्लस IGRAC। तो IGRAC क्या है, ये इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर है,
यानी कि ये एक इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर है, यूनेस्को का है, ये एक यूनेस्को का एक सेंटर है, ठीक है, आईजीआरएसी। तो ये यूएन वाटर प्लस यूनेस्को ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। यूएन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर 2022 पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये जो आईजीआरएसी होता है वो वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर में काम करता है। और आईजीआरएसी ने डेवलप किया है ग्लोबल ग्राउंड वाटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ग्राउंड वाटर से जो इंफॉर्मेशन आती है वो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसमें उसमें कलेक्ट की जा रही है इंफॉर्मेशन आईजीआरएसी के द्वारा। एंड ये जो आईजीआरएसी है उसको नीदरलैंड की गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है, फंड प्रोवाइड करती है नीदरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ये कैंपेन लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशन वाटर के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। तो डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये इंडिया की रिपोर्ट है। एंड इसको बनाया गया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड प्लस स्टेट्स ने मिलकर इसको रिपोर्ट को बनाया है। तो यानी कि वो असेसमेंट करते हैं ग्राउंड वाटर की, परंतु उसने रिलीज किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट। तो सीजी इसकी काम करता है, ठीक है। एंड उसके अलावा हम देखें तो ग्राउंड वाटर कब क्रिटिकल सिचुएशन कब मानी जाएगी ग्राउंड वाटर की? जब 90 to 100 क्रिटिकल ग्राउंड वाटर हम सिचुएशन हम तब बोलेंगे जब 90 to 100% ऑफ द एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर है वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, उससे ज्यादा तब हम उसको क्या है क्रिटिकल कंडीशन मानते हैं। जब 90 से 100% है जो ग्राउंड वाटर को हम रिचार्जेबल ग्राउंड वाटर लेवल होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। यदि सेफ कब माना जाएगा? जब ये 70% से कम हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड तो जो 90% जो ग्राउंड वाटर का यूज है वो इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, इरिगेशन के लिए 90% ग्राउंड वाटर का यूज किया जाता है। एंड जो इंडिया है वो लार्जेस्ट यूजर है ग्राउंड वाटर का। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर कन्वेंशन। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, ये पीछे ये टॉपिक पढ़ा था, एक यूएन वाटर समिट हुआ था, ठीक है। ये यूएन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर ये कहां पे है? पेरिस में। किसके द्वारा? यूएन वाटर यूनेस्को आईजीआरएसी के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर कन्वेंशन है। तो ये वाटर कन्वेंशन है, ये इसको अडॉप्ट किया गया था, वाटर से रिलेटेड एक कन्वेंशन है, इसको 30 साल कंप्लीट हो गए हैं। इसको 1992 में अडॉप्ट किया गया था एंड ये फोर्स में आता है 1996 में। तो वाटर कन्वेंशन है वो 1992 में हेलसिंकी में इसको अडॉप्ट किया गया था, 1996 में ये फोर्स में आता है। तो ये किसका द्वारा है? तो ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप का एक कन्वेंशन है एंड यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप का, ठीक है। इसका एम क्या है वाटर कन्वेंशन का? यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप वाले का इसका एम क्या है? जो ट्रांसबाउंड्री वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका सस्टेनेबल यूज कैसे करना है, जो रिवर फ्लो कर रही है एक देश से दूसरे देश में उसको कैसे यूज करना है वो उससे रिलेटेड है। तो वाटर कन्वेंशन के अंदर आता है, ठीक है। सस्टेनेबल यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर रिसोर्सेज इसमें प्रमोट किया गया है वाटर कन्वेंशन 1992 वाले में। ये पार्ट है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप है, इसको बनाया गया था 1947 में बनाया गया था। एंड ये क्या है? पेन यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना इसका एक काम है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, इट इज वन ऑफ द रीजनल कमीशन है यूएन इकोसोक का। यूएन इकोसोक यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, उसका ये क्या है? एक रीजनल कमीशन है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1947 में यूरोप के लिए, ठीक है। एंड इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। एंड परंतु इसके जो मेंबर्स हैं वो 56 कंट्रीज अभी इसके मेंबर हैं, लगभग 56 कंट्रीज हैं। यूरोप के भी कुछ, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया के भी कुछ कंट्री इसके मेंबर हैं यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर ये वाला यूरोप वाला है उसमें। उसके अलावा एक यूरोप के लिए है, उसी तरह से क्या है? एक यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका के लिए है, एक एशिया एंड पैसिफिक के लिए है, एक लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन के लिए है, एक वेस्ट एशिया के लिए है। तो अफ्रीका के लिए है, देन एशिया के लिए, एशिया पैसिफिक के लिए है, लैटिन अमेरिका के लिए है, देन वेस्ट एशिया के लिए। तो ये 5 इसके क्या है? यूएन इकोसोक के रीजनल कमीशन है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड वाटर फोरम। ये वाटर से रिलेटेड वाला तीसरा टॉपिक आ गया हमारा, वर्ल्ड वाटर फोरम, ठीक है। वर्ल्ड वाटर फोरम है, ये 3 साल में होता है, एवरी 3 ईयर इट इज कंडक्टेड, 3 साल में एक बार में होता है, ठीक है। इसका जो 9th समिट था वर्ल्ड वाटर फोरम का वो कहां पे हुआ था? डकार, सेनेगल में ये कंक्लूड होता है 2022 में, ठीक है। कौन ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड वाटर फोरम को? वर्ल्ड वाटर काउंसिल है, वो ऑर्गेनाइज करती है वर्ल्ड वाटर फोरम को। वर्ल्ड वाटर काउंसिल क्या है? ये एक थिंक टैंक है। तो उसको जो वर्ल्ड वाटर काउंसिल क्या है? एक थिंक टैंक है जो ऑर्गेनाइज करती है वर्ल्ड वाटर फोरम को। ये लार्जेस्ट इवेंट है जो वाटर से रिलेटेड कोई भी इवेंट है वो ये होती है वर्ल्ड वाटर फोरम पे।
तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड वाटर काउंसिल प्लस होस्ट कंट्री जो भी होता है उसको होस्ट करता है, जैसे सेनेगल ने होस्ट किया था, उसको दोनों मिलकर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। एवरी 3 ईयर ये होता है वर्ल्ड वाटर फोरम, फोरम वाला 3 साल में एक बार, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज। अभी एक बुक पब्लिश की गई है जिसका नाम क्या है, बुक का नाम है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी फॉर वाटर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। इस बॉडी के द्वारा, ये एक बॉडी है यूएन यूनिवर्सिटी फॉर वाटर एंड इन्वायरमेंट, उसने एक बुक पब्लिश की है अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज। तो अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्स किसको माना गया है, सेलाइन वाटर है उसको माना गया है, ब्रैकिश वाटर है, एग्रीकल्चर ड्रेनेज जो वाटर आ रहा है, ग्रे वाटर है, एंड अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है, उसको क्या है ये लोग अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्स मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वो हमारा है वो है पापाकुंजी विलेज। पापनकुंजी विलेज है तमिलनाडु का, तमिलनाडु में एक विलेज है पापनकुंजी। वो न्यूज में क्यों रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये 100% सेचुरेशन ऑफ ग्राउंड ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ये ग्रे वाटर को मैनेज करने वाला 100% मैनेज करने वाला एक विलेज है। कौन सा, पापनकुंजी विलेज है। कहां पे लोकेटेड है, तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो ग्रे वाटर क्या होता है, ये 100% यूज कर रहा है, ग्रे वाटर को मैनेज कर रहा है। ग्रे वाटर इज यूज्ड वाटर फ्रॉम बाथ, शावर या फिर वॉशिंग मशीन या फिर किचन, इनसे जो पानी निकलता है, फ्यूअल वाला पानी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। इसमें जो है बाथ से है, शॉवर से है, नहाते हैं हम, देन वॉशिंग मशीन में जो पानी यूज करते हैं, किचन में पानी यूज करते हैं, तो उसको ग्रे वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको मैनेज करने वाला 100% पहला विलेज बन चुका है ये पापनकुंजी विलेज तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो हाई ग्रे वाटर में क्या होता है, हाई नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस होता है, जिसके कारण क्या है इसमें हम एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। इससे क्या हो सकता है, जो यूट्रोफिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज हेवी मेटल कंटामिनेशन। तो हेवी मेटल कंटामिनेशन जो टॉपिक है वो न्यूज में है। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, एक एनजीओ या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उसने देखा था कुछ रिवर्स पे क्या है, जो रिवर्स पे इंस्टॉल कर रखे हैं, स्टेशन इंस्टॉल कर रखे हैं गवर्नमेंट के द्वारा है। आई थिंक 75% जो रिवर्स है उनमें क्या है, अभी क्या है, वो हेवी मेटल कंटामिनेटेड है। हमारी जो 75% रिवर है वो हेवी मेटल कंटामिनेटेड है। तो बहुत इसके कारण बहुत सारी डिजीज होती है। आर्सेनिक के कारण कौन सी डिजीज होती है, ब्लैक फुट डिजीज हो जाती है। फ्लोराइड के कारण कौन सी डिजीज हो जाती है, फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस हो जाती है। डेंटल का फ्लोरोसिस भी हो सकता है फ्लोराइड के कारण। एंड मैग्नीज के कारण कौन सी डिजीज हो जाती है, मैग्नीज के कारण इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम आती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हैम्पर होता है हमारा। यूरेनियम के कारण कैंसर हो सकता है। नाइट्रेट के कारण कौन सा डिजीज हो सकती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है नाइट्रेट के कारण, ब्लू बेबी सिंड्रोम। एंड हेवी मेटल्स होते हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, दे आर, उनका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ये स्लोली क्या है, हमारे को फिजिकली, मस्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल लेवल पे डैमेज करते हैं स्लोली, धीरे धीरे। एंड ये प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस को भी इंपैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज लेड पॉइजनिंग। तो लेड भी क्या है, हेवी मेटल है। तो लेड पॉइजनिंग, लेड के बारे में हमने पढ़ा है कि इसको पेट्रोल में यूज करते थे, पहले इंडिया ने फेज आउट कर दिया है। लास्ट कंट्री अल्जीरिया था। लेड पॉइजनिंग क्या है, हाईएस्ट बर्डन है लेड पॉइजनिंग का इंडिया में है। इंडिया में सबसे ज्यादा है लेड पॉइजनिंग है। वो इतना खतरनाक लेवल हो गया है कि जो लेड है वो हमारे ब्लड में एंटर कर चुका है, वो ब्लड का हिस्सा बन चुका है। सबसे ज्यादा वो है, वो हाईएस्ट ब्लड जो लेड में पाया गया है वो है बिहार और यूपी में पाया जाता है। तो यहाँ पे लोगों में क्या है, इतना ज्यादा ब्लड हो गया है, तो नीचे से जो रॉक्स है उनमें ये कंटामिनेटेड होता है लेड, जो उसमें हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं तब ये हम हमारे साथ पी जाते हैं हम इसको, लेड को। देन माइनिंग, इसके सोर्सेज क्या है लेड के, रॉक्स है, माइनिंग है, स्मेल्टिंग है, इंडस्ट्रीज है, कॉस्मेटिक, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, बैटरी, पोट्री में पॉलिश वगैरह इसके लिए यूज किया जाता है। देन वाटर बॉडी, इन सब में क्या है, लेड पॉइजनिंग, लेड का सोर्स है ये सारे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने चाहिए। देन इंपैक्ट ऑफ लेड पॉइजनिंग, तो क्या इंपैक्ट क्या होता है लेड पॉइजनिंग के कारण, यदि छोटी सी क्वांटिटी में ये हमें इंपैक्ट करता है तब हेडेक हो सकता है, न्यूजिया हो सकता है, नोजिया। बहुत लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा, प्रीमेच्योर बर्थ है, एनीमिया है, ब्रेन डेवलपमेंट को इंपैक्ट करेगा लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट इज फॉरएवर केमिकल। नेक्स्ट टॉपिक वो हमारा है वो फॉरएवर केमिकल। ये कैसे केमिकल होते हैं जो हमेशा रहते हैं, यानी कि जो डिग्रेड नहीं होते हैं, ठीक है, ये डिग्रेड नहीं होते हैं। तो ये इसमें क्या होते हैं, पर एंड पॉलीफ्लूरो एल्काइल सब्सटेंसेस होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, फॉरएवर केमिकल, पर एंड पॉलीफ्लूरो एल्काइल सब्सटेंसेस, ठीक है।
दे हैव स्ट्रॉन्ग कार्बन एंड फ्लोरीन बॉन्ड होते हैं, जिसके कारण क्या है वो इजिली डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं। ठीक है, इनका एग्जाम्पल देखोगे तो पहला एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है वो परफ्लूरोऑक्टेन सल्फोनिक एसिड। तो ये क्या है, एक फॉरएवर केमिकल है, परफ्लूरोऑक्टेन सल्फोनिक एसिड। दूसरा दिया हुआ है वो है परफ्लूरोऑक्टेनिक एसिड। ये दोनों क्या है, फॉरएवर केमिकल हैं। ठीक है, तो ये क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होते हैं जो लॉन्ग टर्म में एनवायरमेंट में रहते हैं, जिनमें स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड होता है। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हम जानते हैं कि वो स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर रेगुलेट होते हैं, उनको हम डर्टीजन भी बोलते हैं, पीओपीज को। तो ये दोनों क्या है, पीओपीज भी हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट भी हैं, जो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर रेगुलेट किया जाता है इनको। तो इश्यूज क्या है इनका, तो ये फॉरएवर केमिकल्स के क्या इश्यूज आ रहे हैं, ये हमने देखा है कि ब्लड में एंटर कर जाते हैं इश्यूज। तो हेल्थ रिस्क है, ये फॉरएवर केमिकल है वो लॉन्ग टर्म इसका इंपैक्ट होता है, तो ये हमारी जो फर्टिलिटी है वो कम कर देते हैं, जो डेवलपमेंट होता है उसको हमारा इंपैक्ट करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है इनसे, कैंसर हो सकती है, ये सारे इससे इंपैक्ट पड़ते हैं हेल्थ पे। इनको क्या है, डिफिकल्ट टू कैप्चर एंड डिस्ट्रॉय, इनको क्या है, ये हमेशा रहेंगे तो इनको कैप्चर करना और डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये यूबिक्विटस होते हैं, हर जगह लगभग पाए जाएंगे। यूज देखो तो ये कहां कहां पे इनका यूज किया जाता है फॉरएवर केमिकल्स का, इनका नॉन स्टिक कुकवेयर, जैसे नॉन स्टिक कुकवेयर है, जैसे कि वो तवा वगैरह बनाने में भी इसको यूज किया जाता है। फायर फाइटिंग फोम्स में इनका यूज किया जाता है, फायर फाइटिंग फोम्स। वाटर एंड ऑयल प्रूफ कारपेट बनाने में इसका यूज किया जाता है। अप्रैल, वाटर एंड ऑयल प्रूफ अप्रैल है जो पानी और ऑयल प्रूफ कपड़े बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। कारपेट्स बनाने में इनका यूज किया जाता है। इनका जो है फॉरएवर केमिकल को यूज किया जाता है, बायोसाइड में भी यूज किया जाता है, बायोसाइड यानी कि क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, स्प्रे की तरह, इंसेक्टिसाइड की तरह भी इनको यूज किया जा सकता है। देन फूड पैकेजिंग मटेरियल की तरह इनका यूज किया जाता है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हो गए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फॉरएवर केमिकल्स। तो नॉन स्टिक कुकवेयर, फायर फाइटिंग फोम्स, वाटर एंड ऑयल प्रूफ अप्रैल, कारपेट्स, बायोसाइड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा है वो नोनिल फिनोल। तो नोनिल फिनोल क्या है, एक कंपाउंड है, ये टॉक्सिक कंपाउंड है जो कि पाया जाता है सर्फ वगैरह में पाया जाता है, डिटर्जेंट में पाया जाता है। तो ये एक टॉक्सिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है सर्फेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है, सर्फ वगैरह में सर्फेक्टेंट की तरह इसका यूज किया जाता है, डिटर्जेंट में। ठीक है, देन वेटिंग एजेंट्स की तरह इसका यूज किया जाता है। इट इज आल्सो एक्टिंग एज अ डिस्पर्सेंट की तरह काम करता है। एंड इसका नोनोफिनाइल का यूज किया जाता है, नोनोफिनाइल एथॉक्सिलेट बनाने के लिए, नोनोफिनाइल एथॉक्सिलेट बनाने के लिए। देन ये क्या है, ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है, जो आंत वगैरह है उनको डिस्टर्ब करता है ये, एंड इसलिए इनको बोला जाता है एंडोक्राइन डिस्टर्बर, इसको नोनोफिनाइल को, नोनोफिनॉल को। एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने इसको क्या है, केमिकल ऑफ कंसर्न बताया है नोनोफिनॉल को, इसलिए न्यूज में था, इसको केमिकल ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया गया है यूएनईपी के द्वारा। नेक्स्ट इज एंडोसल्फान। ये जो केमिकल है वो क्यों न्यूज में रहा है, एंडोसल्फान इज ए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होता है ये। एंड तो हम जानते हैं कि पीओपी को रेगुलेट करते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन में। ठीक है, तो ये एंडोसल्फान क्या है, ये ऑर्गेनोक्लोरीन बायोसाइड की तरह है, ऑर्गेनोक्लोरीन बायोसाइड है, जिसका यूज किया जाता है पेस्ट कंट्रोल करने में, माइट कंट्रोल करने में, दीमक वगैरह को कंट्रोल करने में इसका यूज किया जाता है एंडोसल्फान का। एंड क्रॉप्स पे भी इसको छिड़का जाता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में कुछ पेस्टिसाइड को बैन किए थे, उसके बाद में अनुपम वर्मा कमेटी बनाई जाती है, पेस्टिसाइड को कौन कौन से को बैन करना है इंडिया में, अनुपम वर्मा कमेटी बनाई जाती है, वो 100 से ज्यादा को रिकमेंड करती है बैन करने के लिए। तो उसमें जो पीओपीज हैं ये याद रखने हैं कौन कौन से परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, ये पेस्टिसाइड है, जो कि एलाक्लोर है, एलाक्लोर, डाइक्लोवर्स, डाइक्लोवोकस, देन ट्राइक्लोरोफिन, देन फोस्फीअमाइडोन, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट एंड ट्राइएजोफोस। तो ये सारे क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। इसमें सीधा नाम दिया आएगा, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, तो ये पूछा गया है पहले भी। एंड एलाक्लोर, डाइक्लोवोस, ट्राइक्लोरोफिन, फोस्फामाइडोन, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट एंड ट्राइएजोफोस क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट इज तो पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क है, एक पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क है जो कि एक एनजीओ है,
उसने क्या कहा है कि बहुत सारे पेस्टिसाइड इंडिया में अभी भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। एंड कौन कौन से वाइडली यूज होते हैं इंडिया में, कौन कौन से है वो, क्लोरोपाइरीफोस। क्लोरोपाइरीफोस है, ये क्या है, सोयल बोर्न इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्लोरोपाइरीफोन, ये इंसेक्टिसाइड है। देन नेक्स्ट इज 5-पायरोनिल। 5-पायरोनिल है, उसको आंट है, कॉकरोच वगैरह को मारने के लिए यूज किया जाता है 5-पायरोनिल का। देन एट्राजीन इज देयर, ये ग्रास को, वीडिसाइड को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। जो अनवांटेड ग्रास होता है, वीड्स ग्रो कर जाती हैं, तो उसको एट्राजीन का छिड़काव कर देते हैं खेत में, तो वो जल जाता है, ये क्रॉप वगैरह नष्ट हो जाती है। देन पेराक्वेट, पेराक्वेट इज देयर, इसको हर्बिसाइड है, ये भी हर्बिसाइड है, ग्रास में है, इसका यूज किया जाता है। तो क्लोरपाइरीफोस, 5-पायरोनिल, एट्राजीन एंड पेराक्वेट, ये क्या है, ये सारे क्या है, पेस्टिसाइड है, ये आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थ गंगा। अर्थ गंगा क्या है, अर्थ क्या है, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज गंगा से रिलेटेड है, उसको प्रमोट करना है। तो इसका जो एम क्या है, वो क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी है गंगा बेसिन वाले स्टेट्स में, इसको क्रिएट करना है। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कंसेप्ट लिया था 2019 में, जो नमामि गंगे की कमेटी है, नेशनल गंगा काउंसिल है, उसको हेड करते हुए उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था मोदी जी ने। इसका जो एम क्या है अर्थ गंगा का, जो इसका जो एम है, जो देश की 3% जीडीपी है, वो क्या है, गंगा बेसिन से आनी चाहिए। तो 3% ऑफ जीडीपी फ्रॉम गंगा बेसिन से आनी चाहिए, ये इसी का एम है अर्थ गंगा का। एंड इससे क्या है, अर्थ गंगा को लॉन्च करने के बाद एक्सपेक्टेड जो बेनिफिट है वो 1000 करोड़ रुपए का है, और 5 सालों में इतना का बेनिफिट हो जाएगा इससे, ठीक है। एंड इसके अंदर अभी कुछ एक इनिशिएटिव लिए गए हैं, एंड इसके जो 6 वर्टिकल्स हैं, कौन कौन से हैं, अर्थ गंगा के 6 वर्टिकल्स हैं, कौन कौन से, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, पहला है वो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। दूसरा कौन सा है, वेस्ट वाटर को रीयूज करना है। तीसरा है लाइवलीहुड को प्रमोशन करना। चौथा है पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना। फिर देन कल्चर का जो पावर है उसको यूज करना। देन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करना। तो ये सारे इसके वर्टिकल्स हैं, ये याद रखने हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, वेस्ट वाटर, लाइवलीहुड, पब्लिक पार्टिसिपेशन, कल्चर एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, वो सारा इसका अर्थ गंगा के कंपोनेंट है। इसके अंदर कुछ एक इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं अर्थ गंगा के लिए। जलज है, जलज में क्या है, वो सोप है, लाइवलीहुड क्रिएट करने के लिए अलग अलग सोप्स बनाई जाएगी, फ्लोटिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे घूमते हुए, जहां पे वो फूड वगैरह आपको प्रोवाइड करेंगे गंगा में। देन सहकार गंगा ग्राम्स बनाए जा रहे हैं, सहकार गंगा ग्राम्स, जो कि प्रमोट करेंगे नेचुरल फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग को गंगा बेसिन में प्रमोट करने के लिए क्या बनाए जा रहे हैं, सहकार यानी कि कोऑपरेटिव गंगा ग्राम्स है वो बनाए जा रहे हैं, सहकार गंगा ग्राम, जो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करेंगे। और इनसे जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या है, गंगा, ब्रांड गंगा के नाम से इनको प्रमोट किया जाएगा, ब्रांड गंगा के नाम से इनकी मार्केटिंग की जाएगी। एंड इसके लिए एक अवतार भी लॉन्च किया गया है, आई एम अवतार। तो आई एम अवतार वो लॉन्च किया गया है ताकि टूरिज्म को प्रमोशन करने के लिए, वो अनंत सिंह जी के द्वारा नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा का जो मिशन है उसने ये क्रिएट किया है, आई एम अवतार, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। ये सारे 3 इनिशिएटिव, जलज है, सहकार गंगा है, आई एम अवतार है, प्लस इसके 6 क्या है, पिलर्स है, वो आपको याद रखने हैं। देन नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए 3 टायर स्ट्रक्चर बनाया गया है। एक स्टेट लेवल पे कमेटी है, नेशनल लेवल पे कमेटी है, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटी होती है नमामि गंगे के अंदर, उसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी। डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी को कौन हेड करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड करता है। इसके लिए अभी रिसेंटली क्या है, एक डैशबोर्ड बनाया गया है जो इसको ट्रैक करेगा, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी वाले की मीटिंग्स वगैरह को। किसके द्वारा डेवलप किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ये डैशबोर्ड बनाया गया है। तो ये गंगा बेसिन में जो भी डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं उसके लिए डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी बनाई जाती है, ताकि लोगों को साथ में जोड़ा जाए गंगा को क्लीन करने में। देन इसका जो मैंडेट क्या है, तो नमामि गंगे जो स्कीम है उसके अंदर जितना भी खर्च किया जा रहा है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे टॉयलेट कंस्ट्रक्शन है, उसके अलावा भी उसमें जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको ध्यान रखना है, और भी बहुत सारी उसमें फीचर्स हैं नमामि गंगे को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देन उसमें क्या है, जो एसेट्स है उनका जो क्रिएट किए जा रहे हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है, इसका मैंडेट है डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी का। देन इसको मॉनिटर करना है, कोई कचरा नहीं डाल रहा है, कोई सीवेज से कचरा नहीं आ रहा है, रिवर्स को पोल्यूट तो नहीं कर रहे हैं लोग। देन उसको कनेक्ट करना है, लोगों को साथ में लेके आना है। इसको चेयरमैन होता है डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी का, चेयरमैन कौन हो गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर सिटीज अलायंस। ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सिटी जल शक्ति के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है, सिटीज एक साथ आ रही है,
तो बहुत सारे सिटीज हैं, बहुत सारी रिवर्स पे लोकेटेड हैं, यानी कि गंगा प्लस नॉन गंगा वाली रिवर्स है, उन पे जो सिटीज लोकेटेड है वो एक साथ आ रहे हैं, वो क्या क्या स्टेप ले रहे हैं वो एक साथ डिस्कस करते हैं, एंड वो अपने आप में नॉलेज शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि बेस्ट प्रैक्टिस है वो लागू की जा सके। नेक्स्ट जो है वो जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया था पिछले साल, ये इंपॉर्टेंट है, उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देन इसमें क्या है, गवर्नमेंट क्या है 100% पाइप वाटर दे रही है रूरल एरियाज में, तो इसमें 100% पाइप वाटर प्रोवाइड किया जाएगा जल जीवन मिशन के अंदर रूरल एरियाज में। 2024 इसकी डेडलाइन थी। देन इसमें 55 लीटर पर पर्सन पर डे वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। फंक्शनल जो टेप वाटर कनेक्शन है वो रूरल एरियाज में इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा जल जीवन मिशन के अंदर। 100% पाइप वाटर इन रूरल एरियाज, फंक्शनल टेप वाटर, ठीक है। 55 लीटर पर पर्सन पर डे प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जो इंटरनेशनल वाटर वीक है वो कौन ऑर्गेनाइज करता है। इंटरनेशनल वाटर वीक है वो ऑर्गेनाइज करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर वीक फोरम है, ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। अर्बन अफेयर वाली जो मिनिस्ट्री है महुआ, उसने क्या है कुछ एक स्टेप्स लिए हैं अर्बन एरियाज में वाटर की क्वालिटी के लिए। तो पहला है जो इसने स्टेप लिया है महुआ ने, वो है भारत टेप। तो भारत टेप क्या है, टेप क्या होता है, नल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है जो नल है वो प्रोवाइड किया जाएगा टू प्रोवाइड लो फ्लो सैनिटरी वेयर, यानी कि जो नल है ऐसे नल प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि कम पानी निकालते हैं ताकि हम पानी का कंजर्वेशन कर सके। तो भारत टेप प्रोवाइड किया जाएगा अंडर अमृत स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की, अटल मिशन फॉर रिजनरेशन, उसके अंडर इसको प्रोवाइड किया जाएगा भारत टेप को, ठीक है। एंड अमृत 2 के अंडर में ही क्या है जो पीने की ये जो पानी आता है शहरों में उसका जो है सर्वेक्षण किया जाता है, उसको बोला जाता है पेयजल सर्वेक्षण। तो उसमें सिटीज की रैंक दी जाती है, कौन सा कितने अच्छा पानी आता है, कहाँ पे कितना आता है। दिल्ली में बेकार पानी आता है, देन और भी बेकार आता है पूरे इंडिया में, ठीक है। तो उसमें इसको कंपेयर करते हैं। तो पेयजल सर्वेक्षण में तो बेस्ट अपॉन सिटीज का सेल्फ असेसमेंट होता है, प्लस उसमें थर्ड पार्टी भी इनको क्या है पेयजल सर्वेक्षण में भाग लेती है। तो जो थर्ड पार्टी है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है IPSOS, उसमें पार्टिसिपेट करती है पेयजल सर्वेक्षण में, उनकी रैंकिंग की जाती है सिटीज की अमृत स्कीम के अंडर, ठीक है। ये दोनों ही स्कीम क्या है, भारत टेप एंड पेयजल सर्वेक्षण है, वो अमृत 2 के अंदर आती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है महुआ ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया था निर्मल जल प्रयास। निर्मल जल प्रयास यानी कि साफ पानी है जल प्रयास। तो ये जो एक इंस्टीट्यूशन है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नारडेको, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका पैटर्न इन चीफ कौन होता है, जो मिनिस्टर होता है अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री वाला, वो उसका पैटर्न इन चीफ होता है। उसकी एक वुमेन विंग है जिसको बोला जाता है नारडेको माही, नारडेको माही, जिसकी वुमेन विंग है, जिसने लॉन्च किया है निर्मल जल प्रयास। इसका काम क्या है, इसका जो है सिटीज का जो ग्राउंड वाटर है उसको मैप करना है। निर्मल जल प्रयास के अंदर मैपिंग की जाती है ग्राउंड वाटर की सिटीज में, ठीक है। द नेशनल वाटर अवार्ड कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देती है। नेक्स्ट इज जलदूत ऐप, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है जलदूत ऐप। इसमें क्या है ग्राउंड वाटर लेवल को मेजर किया जाएगा 2 बार, साल में 2 बार, प्री मानसून, मानसून आने से पहले और मानसून आने के बाद में जो ग्राउंड वाटर का लेवल है उसमें इसमें जलदूत ऐप में फीड किया जाता है। कौन फीड करता है, इसका जो डेटा होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है ग्राम रोजगार सहायक के द्वारा। ग्राम रोजगार सहायक उसको जो वाटर लेवल को मेजर करेगा, उसको डिवाइस दी जाती है, देन उसमें ऐप में जलदूत ऐप में फीड कर दिया जाता है, ताकि हमें पूरे कंट्री का जो ग्राउंड वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर टेबल है वो कितना है उसको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। देन स्वच्छ सुजल प्रदेश, स्वच्छ सुजल प्रदेश है वो अंडमान एंड निकोबार भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश का सर्टिफिकेशन वाला पहला जो है हम कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी या स्टेट बन गया है अंडमान एंड निकोबार। ये कौन देता है ये सर्टिफिकेशन, स्वच्छ सुजल प्रदेश का मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति प्रोवाइड करती है। एंड इस सर्टिफिकेशन को प्रोवाइड करने के से पहले कोई भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट को 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। कौन कौन सी सर्टिफिकेशन के लिए इसके जो पैरामीटर्स क्या क्या है, सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर, सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, हर घर में आपका पानी आना चाहिए, ठीक है। ODF प्लस उसने अचीव कर रखा हो, ओपन डिफिकेशन प्लस उसने अचीव कर रखा हो। ODF प्लस क्या होता है, ODF प्लस प्लस क्या होता है, वाटर प्लस प्रोटोकॉल क्या होती है, ये तीनों स्वच्छ भारत मिशन के अंदर आते हैं। उनको आप इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़िए आप अलग से, ठीक है, हम कवर नहीं करें।
क्रॉस कटिंग इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कैंपेन भी लॉन्च करना पड़ता है इनको। 3 चीजें होगी, सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर, ODF प्लस, क्रॉस कटिंग IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन कैंपेन उसको लॉन्च किया होगा, तब आपको स्वच्छ सुजल प्रदेश का तमगा मिलेगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो पहला है वो अंडमान और निकोबार को मिला है। नेक्स्ट टॉपिक इज UNCCD। UNCCD 1994 में बनता है ये। 1992 में रियो अर्थ समिट होता है, वहां से ये इसका जन्म होता है। तो वहां पे UNCBD आता है, UNCCD आता है, एक और आता है UNCBD है, UNFCCC आता है, एजेंडा 21 वो सब सारे रिलीज किए जाते हैं रियो अर्थ समिट या फिर अर्थ समिट में। तो ये जो समिट है UNCCD ओनली लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है फॉर इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए, सस्टेनेबल लैंड डेवलपमेंट के लिए ये क्या है, ओनली लीगली बाइंडिंग है एग्रीमेंट है। तो इसमें 197 पार्टीज आर देयर। इसके अंदर कुछ UNCCD के अंदर कुछ है क्या, ये डिजर्टिफिकेशन को रोकना है, कैसे उसका काम है। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं UNCCD के अंदर, जिनका नाम क्या है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। तो लैंड का हम एग्रीकल्चर के द्वारा सबसे ज्यादा लैंड डिग्रेड हो रही है, मॉडर्न एग्रीकल्चर के द्वारा लैंड डिग्रेड हो रही है सबसे ज्यादा। जैसे कि हम झूम कल्टीवेशन करते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी टाइम उसके कारण क्या है, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, तब भी क्या है वो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, सोइल अल्कलाइन सोइल है वो बनी जा रही है। तो इसमें क्या है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी में क्या है, जितना लैंड डिग्रेड हो रहा है उसे उतना ही हम यदि रिस्टोर कर देंगे तो वो क्या है, न्यूट्रलिटी आ जाएगी। जितना लैंड डिग्रेड हुआ उतना ही हमने रिस्टोर कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलिटी। तो हर एक कंट्रीज ने, कुछ एक कंट्रीज ने अपने अपने टारगेट रख रखे हैं जो पार्टीज है उनमें, उन्होंने। एंड इंडिया ने कितना है, इंडिया का टारगेट कितना है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का, 26 मिलियन हेक्टेयर हम चाहते हैं 2030 तक, 2030 तक हमारा जो टारगेट है 26 मिलियन हेक्टेयर का वो रिस्टोर करना है। इसके अंदर लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का जो हमारा टारगेट है, तो इसमें क्या है, ये जो सपोर्ट करता है जो हमारे टारगेट है, कंट्रीज के टारगेट को, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को वो अचीव करने में ये UNCCD इसको सपोर्ट करता है अंडर लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। ठीक है, इसके लिए उन लोगों ने क्या है, एक फंड भी बनाया हुआ है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी फंड। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। COP13 होती है इसकी, UNCCD की COP होती है वो हर 2 साल में एक बार होती है। एंड इसकी जो COP13 है वो कहां पे हुई थी, ओडोस चाइना में हुई थी, वहां से लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी फंड बनाया गया था। एंड ये एक ऐसा फंड है जिसमें पब्लिक मनी का यूज किया जाता है प्राइवेट कैपिटल क्रिएट करने के लिए। ये वर्ल्ड का ऐसा फंड है जिसमें पब्लिक मनी का यूज किया जाता है प्राइवेट कैपिटल डेवलप करने के लिए, LDN फंड में। ठीक है, तो ये लॉस एंड डैमेज का फंड नहीं है, ये लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का फंड है। ठीक है, एंड इसके अंडर में UNCCD के अंदर एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम। तो लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम आया था, कब आया था, COP10 2011 में हुई थी, उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया था। COP10 2011 वाली में लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। एंड जिसको ये बोला जाता है कि एक बड़ा इनिशिएटिव है, चैंगवॉन इनिशिएटिव का पार्ट माना जाता है इसको, लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम को चैंगवॉन इनिशिएटिव का पार्ट है ये। एंड इसका जो लैंड फॉर लाइफ है, यानी कि जो जमीन रहे लाइफ के लिए, उसमें क्या है, ये एड्रेस करेंगे लैंड डिग्रेडेशन को, डिजर्टिफिकेशन को और ड्राउट मिटिगेशन को, इसमें ध्यान रखा जाता है लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम में। इसको COP10 के अंदर लॉन्च किया गया था 2011 में। LDN को कब लॉन्च किया गया था, COP13 में आर्डोस चाइना में लॉन्च किया गया है। ठीक है, UNCCD की COP15 अभी ऑर्गेनाइज की गई थी, उसके अंदर क्या क्या आउटकम्स आए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। UNCCD की COP15 है वो कहां पे हुई थी, अबिदजान कोटडी आवेरी में इसको कंडक्ट किया गया था। एंड इसकी जो COP होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, वो 2 साल में एक बार होती है। 2001 के बाद इनकी पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइज की जा रही हैं रेगुलरली। तो 2015 वाली थी, उसकी थीम क्या थी, लैंड लाइफ एंड लिगेसी। तो इसके आगे भी दिया हुआ है, परंतु इतना याद रखो, लैंड लाइफ एंड लिगेसी इसकी थीम थी COP15 की। इसके अंदर जो टारगेट है वो क्या है, 1 बिलियन हेक्टेयर लैंड को रिस्टोर करना है 2030 तक। तो 1 बिलियन हेक्टेयर लैंड को रिस्टोर करना है 2030 तक। इसके अंदर एक इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप बनाया गया है ड्राउट पे। तो ड्राउट पे इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप बनाया गया, 2022 से 2024 के लिए काम करेगा। इसका काम क्या होगा, ड्राउट मैनेजमेंट को प्रोएक्टिवली टैकल करना। देन इसमें क्या है, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म को भी रेगुलेट किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा। इसके अंदर एक अबिदजान कॉल इश्यू की गई है। अबिदजान कॉल जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट्स हैं, वो यहाँ पे उन लोगों ने क्या है, एक अबिदजान
अभिदान काल इश्यू की है, उसके अनुसार क्या है, टू बूस्ट द लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए इन लोगों ने एक कॉल दी है, आवाज लगाई है, ठीक है, मतलब एक काइंड ऑफ कंपेन कह सकते हो, अभिदान काल, ठीक है। देन अभिदान डिक्लेरेशन ऑफ अचीविंग जेंडर इक्वालिटी पे भी इसमें फोकस रहेगा, डिक्लेरेशन है वो जेंडर इक्वालिटी पे भी फोकस रहेगा इसमें। देन इसके अलावा यहाँ पे लैंड लाइफ एंड लेगेसी इसकी थीम रही थी, उसके लिए एक डिक्लेरेशन भी लॉन्च की गई है, लैंड लाइफ एंड लेगेसी डिक्लेरेशन, ठीक है। तो यूएनसीसीडी है वो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका नाम क्या है, ग्लोबल लैंड आउटलुक। तो ग्लोबल लैंड आउटलुक है, उसमें ये बताता है कि कौन से देश में कितना लैंड डिग्रेड हुआ है। उस रिपोर्ट के रेस्पॉन्स में एक डिक्लेरेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है, लैंड लाइफ लेगेसी डिक्लेरेशन। किसका संबंध है इसे, यूएनसीसीडी से इसका संबंध है, ठीक है। तो COP 15 में इसको लॉन्च किया गया है। तो एक रिपोर्ट यहां पे पब्लिश की गई थी इसी COP 15 में, जिसका नाम क्या है, ड्राउट इन नंबर्स 2020 रिपोर्ट है, वो पब्लिश की गई थी। उसके अनुसार 2.3 बिलियन लोग हैं, 2.3 बिलियन पीपल हैं, दे आर वाटर स्ट्रेस कंडीशन फेस कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पे एक इनिशिएटिव लाया गया है, बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है। बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव में क्या है, जो बिजनेस यानी कि प्राइवेट कंपनीज हैं वो कमिट करती है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को, कि वो कुछ एक स्टेप्स लेगी, जैसे कि CSR फंड होता है उनका यूज करेगी वो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के टारगेट को अचीव करने के लिए। तो इसी को प्रमोट कराती है ये बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव, ठीक है। बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव कंपनीज है वो CSR एंड सप्लाई चेन, उनकी जो सप्लाई चेन आ रहा है, जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सस्टेनेबल हो, उसी के लिए इंडियन कमिटमेंट ये देती है, ठीक है। एंड इसके अंदर एक और लॉन्च किया गया है, 9th जो एक्शन लिया गया है वो ड्राउट लैंड है। ड्राउट लैंड ये क्या है, ये एक यूएनसीसीडी का पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड। तो ड्राउट लैंड यूएनसीसीडी ने लॉन्च किया है, एक कैंपेन है, ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस का। देन नेक्स्ट इज साहेल सोर्सिंग चैलेंज। साहेल सोर्सिंग चैलेंज, उसमें क्या है, साहेल रीजन है वो अफ्रीका में आता है, ठीक है। साहेल रीजन पड़ता है अफ्रीका में, तो वहां पे डेजर्ट है साहेल रीजन में, तो डेजर्टिफिकेशन आगे, डेजर्ट है वो एयर के कारण क्या है, वो आगे मूव करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलते रहते हैं। उसको रोकने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया था अफ्रीकन कंट्रीज के द्वारा, जिसका नाम क्या था, ग्रेट ग्रीन वॉल बना रहे हैं वो लोग रोकने के लिए उसको, ताकि डेजर्ट आगे ना फैले, जो मिट्टी है वो वहीं पे रह जाए। तो ग्रेट ग्रीन वॉल बना रहे हैं वो 8000 किलोमीटर की लंबी, पेन अफ्रीका यानी कि अफ्रीका के अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के आर पार हो जाएगी वो, ठीक है। तो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास होगी ऐसे, ठीक है। ये अफ्रीका, तो यहां से ये पास होगी पूरा पूरा। ये बना रहे हैं 8000 किलोमीटर लंबी अक्रॉस अफ्रीका, एक बेल्ट ऑफ ट्रीज बना रहे हैं, ट्री लगा रहे हैं ताकि उसको ये स्प्रेड करने से रोके। ये अफ्रीकन लेड प्लस यूएनसीसीडी इसको सपोर्ट कर रहा है, ग्रेट ग्रीन वॉल को। तो उस ग्रेट ग्रीन वॉल बना रहे हैं ये प्रोजेक्ट को, उसको मॉनिटर करने के लिए टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड करेगा, साहेल सोर्सिंग चैलेंज है वो, उसको मॉनिटर करने के लिए वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा ग्रेट ग्रीन वॉल को मॉनिटर करने के लिए। कितना उसका प्रोग्रेस हुआ है, कितने ट्री लगा दिए गए हैं, उसको साहेल सोर्सिंग चैलेंज में मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है। एंड इसको लॉन्च किया गया यूएनसीसीडी में, ठीक है। देन यूएनसीसीडी COP 14 के बारे में बात करें तो ये हुई थी इंडिया में, तो 2 साल पहले यानी कि 2019 में हुई थी ये, बाद में कोविड आ गया था। तो यूएनसीसीडी कोविड COP 14 है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज की गई थी, दिल्ली डिक्लेरेशन वहां से लॉन्च की गई थी इसकी। देन इसमें इंडिया ने कहा था कि हमने कमिट किया था कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड है उसको रिस्टोर करेंगे 2030 तक। देन नेक्स्ट जो कमिटमेंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बॉर्न चैलेंज है। तो बॉर्न चैलेंज 2017 में आई थिंक लॉन्च किया गया था, जर्मनी और IUCN ने इसको लॉन्च किया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड जनवरी दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था। जिसका जो एम क्या है, लैंड रिस्टोर करना है इसका एम है, जो उसी से रिलेटेड है बॉर्न चैलेंज। इसमें कितना है, 350 मिलियन का हेक्टेयर का टारगेट रखा है इन लोगों ने। एंड यूएनसीसीडी के अंदर कितना कर दिया गया, 1 बिलियन का कर दिया गया, इन लोगों ने 350 मिलियन का टारगेट था बॉर्न चैलेंज के अंदर, एंड यूएनसीसीडी के अंदर कितना हो गया, 1 बिलियन का हो गया, ठीक है, रिस्टोर करना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बोल्ड प्रोजेक्ट है। तो बोल्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था KVIC के द्वारा, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन है इंडिया का, जो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर आता है KVIC, उसने लॉन्च किया था। एंड उसके अंदर क्या है, वो राजस्थान में बैम्बू कल्टीवेट कर रहे हैं ताकि डिजर्टिफिकेशन आगे ना बढ़े, उसीलिए। एंड तो इसको बोला जाता है ओएसिस रिलेटेड है, तो बैम्बू ओएसिस लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड कुछ इसका नाम है। तो बैम्बू प्लांट कर रहे हैं राजस्थान में, ठीक है। तो बैम्बू क्या होता है, ग्रास होता है, ठीक है। तो उसका जो 12 ईयर का जो लाइफ टाइम होता है, लगभग 12 ईयर में ये मेच्योर होता है, ठीक है, लाइफ टाइम। तो इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वेराइटीज हैं वो नहीं पाई जाती हैं,
सबसे ज्यादा बैम्बू की वैरायटी है वो चाइना में पाई जाती है। सेकंड नंबर पे इंडिया आता है बायोडाइवर्सिटी बैम्बू की, ठीक है। देन बैम्बू एक क्या होता है, एक ग्रास होता है, ठीक है, ट्री नहीं होता है, ग्रास होता है, ठीक है, बैम्बू। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइट पोल्यूशन। तो लाइट के कारण जो पोल्यूशन होता है उसको लाइट पोल्यूशन बोलते हैं। लाइट पोल्यूशन को फोटो पोल्यूशन भी कहा जाता है। तो डेफिनेशन देखें लाइट पोल्यूशन की, तो ये क्या है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव मिसडायरेक्टेड और ऑब्स्ट्रक्टिव लाइट इज कॉल्ड एज लाइट पोल्यूशन। तो एक्सेसिव यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में, मिसडायरेक्टेड यहाँ पे जहां नहीं चाहिए होती है वहां पे भी आ रही है, और जो ऑब्स्ट्रक्ट करती है वो लाइट पोल्यूशन होती है। इसके कंपोनेंट्स होते हैं लाइट पोल्यूशन के, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ग्लेयर, ग्लेयर में क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस हो, एक्सेसिव ब्राइटनेस होती है ग्लेयर में। दूसरा होता है स्काई ग्लो। स्काई ग्लो में क्या है, रात के टाइम पे शहरों में जो है स्काई ग्लो करता रहता है लाइट वगैरह के कारण, तो उसको बोला जाता है स्काई ग्लो। देन लाइट ट्रेस पास, जहां पे लाइट की जरूरत नहीं होती है वहां पे भी लाइट पड़ रही होती है, तो उसको बोलते हैं लाइट ट्रेस पास। देन क्लटरिंग क्या होती है, इसमें क्या है, जो लाइट का सोर्स रीजन होता है वो एक साथ क्लब हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको लाइट क्लटरिंग बोला जाता है, ग्रुपिंग ऑफ लाइट सोर्सेज। देन ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, नेक्स्ट टॉपिक है वो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल। तो ई वेस्ट नाम से पता चले कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आने चाहिए, मेथी के अंदर आने चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, परंतु ये मिनिस्ट्री ऑफ मेथी के द्वारा नहीं रिलीज किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, यह याद रखनी है कि ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 लॉन्च किए गए हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किए हैं, ठीक है। किसने नोटिफाई किए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, मेथी ने नहीं किए हैं, ठीक है। इनको एंड किसके अंदर लॉन्च किया गया है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, इन रूल्स को नोटिफाई किया गया है। तो ये किस किस को कवर करते हैं, ये जो ई वेस्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है जैसे कि मोबाइल है, उनको जो कंप्यूटर है वगैरह है, उनको मैन्युफैक्चरर भी उनमें कवर किया गया है, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, उनको रिसाइकलर एंड जो रिफर्बिश करता है वो सारे इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ई वेस्ट मैनेजमेंट में उनको सर्टेन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो उसमें सारे सब पे लागू होंगे, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर है जो बनाता है, उसको ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो कि रिसाइकल कर सके हम। देन इसमें जो है, जो रिसाइकल करेगा उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। देन ईपीआर सर्टिफिकेट नेसेसरी होंगे। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर ईपीआर क्या होता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड उसको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। रजिस्टर्ड रिसाइकल को प्रमोट करने के लिए, रजिस्टर्ड रिसाइकलिंग को प्रमोट करने के लिए ईपीआर सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कंपनसेशन का भी प्रोविजन रखा गया है, पेनल्टी का भी प्रोविजन है। यदि ये जो कंपनीज है उसको एडहेयर नहीं करती है इन रूल्स को, तो उन पे पेनल्टी लगा सकता है कौन, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन पे पेनल्टी लगा सकता है, ठीक है। इंडिया में लगभग कितना है, 1.5% ही जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो फॉर्मल चैनल से, फॉर्मल इकोनॉमी में, इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस से उसको रिसाइकल किया जाता है। इसके लिए जो है, इस जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लैंड प्रोवाइड करेगी। कोई भी रिसाइकलिंग फैसिलिटी लगाना चाहता है तो स्टेट गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड करेगी, एंड जो रिसाइकलर होगा, जो रिसाइकल करेगा इन प्रोडक्ट को, ई वेस्ट को, उसको क्या है, उनको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, क्या क्या उसमें डिपॉजिट हुआ है रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, प्लस में उसमें क्या है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है उसको एडहर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन हमने देख लिया है किससे रिलेटेड है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स से रिलेटेड है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो बायो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एंड तो इसके कारण वो हेल्थ हैजार्ड है हमारे लिए। ये लॉन्ग रेंज तक ट्रांसपोर्ट भी हो सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, बहुत दूर तक ये ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन साइन किया गया था 2001 में, इसको साइन किया जाता है, 2004 में ये फोर्स में आता है। इंडिया रेटिफाई करता है 2 साल बाद, जब फोर्स में आने के बाद 2006 में इसको इंडिया रेटिफाई कर लेता है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर में एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रिव्यू कमेटी है। तो वो रिव्यू करती है कौन कौन सा परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट है, वो इसकी लिस्ट के अंदर आएगा, इस कन्वेंशन के अंदर आएगा। इसने कुछ 5 केमिकल्स को, पेस्टिसाइड को रिव्यू किया था, इन केमिकल्स को रिव्यू किया था, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को रिव्यू किया था। कौन कौन से को, डेक्लोरेंट प्लस, ये क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है जो कि यूज किया जाता है फ्लेम रिटार्डेंट के लिए, जो कि फ्लेम को रिटार्डेंट की तरह इसका यूज किया जाता है डेक्लोरेंट प्लस का। UV328 का यूज किया जाता है स्टेबलाइजर की तरह, स्टेबलाइजर में यूज किया जाता है UV328 का। उसके अलावा मीडियम चेन क्लोरिनेटेड पैराफिन है, देन परफ्लूरोकार्बोक्सिलिक एसिड, देन क्लोरपाइरिफोस, ये क्या है, पेस्टिसाइड है। तो इसमें ध्यान रखना है कि डेक्लोरेंट प्लस फ्लेम रिटार्डेंट है, UV328 स्टेबलाइजर है, मीडियम चेन क्लोरिनेटेड दिस, देन परफ्लूरोकार्बोक्सिलिक एसिड इज देयर, देन द क्लोरपाइरिफोस इज पेस्टिसाइड। ये सारे क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, ठीक है। तो इसमें जो
कौन कौन से कंट्रीज, 3 मेजर कंट्री है जिन्होंने स्टॉकहोम कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं कर रखा है, ये भी याद रखना है। यूएसए ने रेटिफाई नहीं किया हुआ है, इजराइल ने भी नहीं किया हुआ है, एंड मलेशिया ने भी रेटिफाई नहीं किया हुआ है, इसको रेटिफाई नहीं किया हुआ है। इसके अंदर 3 अनेक्जर हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर 3 अनेक्जर हैं। अनेक्जर 1 में ऐसे सब्सटेंसेस डाले गए हैं, ऐसे पीओपी डाले गए हैं जिनको एलिमिनेट करना है, जिनका यूज को हमें एलिमिनेट करना है। बी में ऐसे डाले गए हैं जिनको यूज को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। सी वालों को क्या है, अनइंटेंशनल जो प्रोडक्शन होता है उनका हमें स्टॉप करना है। ए को एलिमिनेट करना है, बी को रिस्ट्रिक्ट करना है, सी को क्या है, अनइंटेंशनल उसका जो प्रोडक्शन है उसको रोकना है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रोटरडैम कन्वेंशन। 3 कन्वेंशन होते हैं बीआरएस, तो बेजल, रोटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन 3 हैं, तो इनको एक साथ बोला जाता है बीआरएस कन्वेंशन। तो रोटरडैम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ये इसके अंदर आता है प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, यानी कि हजार्डस जो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे पेस्टिसाइड है, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में यदि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जो इंपोर्टर कंट्री होता है, जैसे कि मान लेते हैं चाइना से इंडिया में कोई इंपोर्ट करवा रहे हैं इन सब्सटेंसेस का, पेस्टिसाइड वगैरह का, तो उसमें इंडिया के पास राइट रहता है कि वो इस पे जो आने वाला सामान है वो उसके बारे में पूरी जानकारी ले सके चाइना से। तो उसमें जो प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट है वो मैंडेटरी होता है रोटरडैम कन्वेंशन के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर एक केमिकल रिव्यू कमेटी बनाई गई है जो रिव्यू करती है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनका प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट है वो मैंडेटरी होगा। तो इसके जो है केमिकल रिव्यू कमेटी है रोटरडैम कन्वेंशन की, उसने 2 सब्सटेंसेस को प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट की कैटेगरी में डाला है। कौन सा रिकमेंड किया है, इप्रोडाइन जो कि एक फंजीसाइड होता है एंड जिसका छिड़काव किया जाता है, फंजीसाइड है। देन दूसरा है टर्बूफोस, टर्बूफोस जो सोयल इंसेक्टिसाइड को मारने के लिए यूज किया जाता है। ये दोनों क्या है, पेस्टिसाइड है, उनका प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट जरूरी पड़ेगा। इप्रोडाइन एंड टर्बूफोस का पीआईएससी जरूरी होगा, अभी इस कमेटी ने रिकमेंड कर दिया है रोटरडैम कन्वेंशन के अंडर में, ठीक है। तो रोटरडैम कन्वेंशन को साइन किया जाता है 1998 में, तो ये कब फोर्स में आता है 2004 में। स्टॉकहोम भी कब फोर्स में आता है 2004 में, ठीक है। ये 1998 में आता है, स्टॉकहोम 2001 में है, ठीक है, साइन किया गया है। ये 1998 में साइन किया गया है, दोनों फोर्स सेम साल में आते हैं, ठीक है। तो इसमें 165 पार्टीज हैं इसकी, इंडिया अभी दोनों का सिग्नेटरी है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज, आप मेरे को कमेंट में बताओगे बेजल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। देन हजार्डस मूवमेंट्स, हजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं उससे रिलेटेड है। देन उनका ट्रांसपाउंड मूवमेंट्स है। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो पब्लिश करता है यूनेस्को। यूनेस्को का इससे क्या लेना देना है, तो अभी हमने देखा था वो कि आईजीआरसी पे बनाया गया है, इसके अंदर यूनेस्को के अंदर इसका एक सेंटर है। तो देन ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ग्लोबल लैंड आउटलुक हम देख चुके हैं, यूएनसीसीडी पब्लिश करता है, जिसमें बताया जाता है कि ग्लोबल लैंड का क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या है, एग्रीकल्चर है, मॉडर्न एग्रीकल्चर दैट इज अ मेजर फैक्टर फॉर लैंड डिग्रेडेशन के लिए जो मेजर फैक्टर है वो एग्रीकल्चर है। तो जो वर्ल्ड की जो प्लेनेट की है, अर्थ की जो लैंड है, जितना भी लैंड है उसका 40% क्या है वो डिग्रेडेड हो चुकी है ऑलरेडी। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक पैक्ट, जो इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, तो ये साइन किया गया था WWF इंडिया के द्वारा एंड CII के द्वारा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है, उनके ने मिलके इंडिया प्लास्टिक पैक्ट साइन किया है। तो वर्ल्ड में पहला कंट्री था यूके था, यूनाइटेड किंगडम, जिसने प्लास्टिक पैक्ट साइन किया था। इसके अंदर क्या होता है, ये पैक्ट साइन करने के बाद जो इंडस्ट्री होती है वो सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देती है, प्लास्टिक से रिलेटेड सर्कुलर इकोनॉमी को। अब लीनियर इकोनॉमी होती है जिसमें एक बार यूज करो डिस्पोज कर दो। देन सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, रिड्यूस करो, रीयूज करो, रिसाइकिल करो, रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया जाता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रीडिजाइन, वो उसमें फॉलो किया जाता है। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है वो सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए साइन किया गया है। WWF इंडिया, WWF का जो इंडिया वाला सेंटर है प्लस CII के द्वारा, दोनों ने मिलकर इसको साइन किया है। नेक्स्ट इज जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में क्या होता है कि इसमें सारा जो लिक्विड होता है वो उसको हम रिकवर कर लेते हैं एंड जो कंटामिनेट बच जाते हैं वो सॉलिड वेस्ट जो कंटामिनेट को ही रिलीज किया जाता है वाटर में। एंड NMC ने इसको बोला है कि मैंडेटरी कर दिया गया है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज को डिस्चार्ज नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक इज गो लिटर प्रोजेक्ट। तो गो लिटर प्रोजेक्ट है, ये मरीन बॉडीज में लिटरिंग कर दी जाती है, यानी कि उसमें पोल्यूशन किया जाता है, प्लास्टिक वगैरह जाता रहता है, ठीक है। तो ये साइन किया गया। गो लिटर प्रोजेक्ट किसका है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है। ये किसका है, FAO प्लस IMO का, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या है, ये असिस्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को जो मरीन प्लास्टिक लिटर है उसको रिड्यूस करने के लिए।
इंडिया इसका सिग्नेटरी है, तो इंडिया गो लीटर प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, तो इंडिया भी पार्ट है गो लीटर प्रोजेक्ट का। तो इसमें हमारा अभी क्या बच गया, सिंगल यूज प्लास्टिक इंडिया में बैन कर दिया गया है 2022 से। दैन सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए हम सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।